So here we are going to discuss about the part 2 of biodiversity. So guys, what the value of one tree which having the life of 50 years? What he do for we people in which that plant the prepared or generate the oxygen having the value of worth 5.3 lakh and the soil erosion control by the same plant, it seems to be the cost of 6.4 lakh. Along with that, the air pollution controlled by the same plant within the same life, it worth of 10.5 lakh, and the shelter provided by the plant, it having the value of 5.3 lakh. Along with that, the fertility of soil, it recycles around 6.4 lakh. Beside that, it provides flower, fruits, and the timber. So, around single plant having the lifespan of 50 years, it gives the things of worth rupees 34 lakh. So, this is about the when we compare it with our philosophy that the we people count everything in a money, then it's the value of one tree having the lifespan of 50 years. It is around or the more than 35 lakhs. So the threats of biodiversity, if the biodiversity is not there, so what happens or the why it is distracted? First the deforestation and the overgrazing. डिफॉरेस्टेशन जिसे हम लोग कहते हैं कि पेड़ की कटाई करना, उसके साथ ओवर ग्रेजिंग यानी चराई, जैसे हमारे गाय बैल बकरियां भेड़ वगैरह ये जो चराई के लिए जाते हैं, इसका ओवर ग्रेजिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितने भी हर्ब शब्स प्लांट है इनको सबको वो डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, अलॉन्ग विद द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एरिया. अब क्या हो रहा है कि जब डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो उसमें हैबिटेट जो भी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जो भी एनिमल्स रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. अलॉन्ग विद दैट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एरिया, यानी अब वो एक जो पार्ट रहता है काफी बड़ा जंगल जो है अब ये दो पार्ट में या तीन पार्ट में वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है. तीसरा द पोचिंग एंड द हंटिंग ऑफ द फॉर फ्लैश फर स्किन हॉर्न नेल एंड द रिक्रिएशन. अब सेम पार्ट हो रहा है कि वहाँ पर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ रहती है या हमारी प्लांट एनिमल्स है पूरा, अब ये क्या कर रहा है, इनका पोचिंग हो रहा है, दर दबोचा जा रहा है, ये इनका हंटिंग हो रहा है क्योंकि उसका मांस हमको चाहिए, उसका हमको स्किन या फर चाहिए, उनके हम लोग नाखून ले लेते हैं, उनके सिंग ले लेते हैं या उसमें हम लोग भूसा भर के उसका फिर से दूसरा कोई एनिमल फिर से सेम बना लेते हैं. तो ये जो पार्ट वहाँ पर दिक्कतें आ रही है इसी की वजह से एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का एक थ्रेट है. फॉरेस्ट फायर्स इंक्लूडिंग द स्मोकिंग द वुड, अब ये जंगलों में जो भी स्मोकिंग होता है एक्चुअली इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हम लोग आए दिन देखते रहे. उसके साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं वो हमारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हमको कोल मिलता है उसमें से वुड मिलता है या और भी गैसेस मिलते हैं तो उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू है, हम लोग काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज लाइक द फ्लड, हाई विंड वेलोसिटी एंड द अर्थक्वेक. सेम, आपको पता है नेचुरल कैलामिटीज भी हमारे हाथ में नहीं है, बट द फ्लड्स, हाई विंड वेलोसिटी एंड द अर्थक्वेक, इनकी वजह से भी ये बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है क्योंकि कुछ मिलियन साल पहले ज़मीन पर एक्चुअली हमारे यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन तब वो जो अर्थक्वेक्स वगैरह आए उसकी वजह से अब उनका नामो निशान यहाँ पर नहीं रहा. पोल्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स एंड द रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. सेम, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसमें से जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं करती है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये निकलते जाता है, नेचुरल वे से भी निकलता है, जो लाइव एल्कोनस रहते हैं ये एल्कोनस से भी SO3 वगैरह या वैसी पॉइजनस गैसेस कंटिन्यू निकलती है. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू डिस्ट्रैक्ट द बायोडाइवर्सिटी. अलॉन्ग विद दैट द सॉइल इरोजन एंड द लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन. डेफिनेटली एक्चुअली जब भी सॉइल इरोड होती है तो इट loss or it lose the soil's nutrients and it definitely distract the biodiversity.
Along with that, the population pressure and the unequal distribution of the resources. जितना भी पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग का हो रहा है वो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अलॉन्ग विद द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एग्रीकल्चर एक्सपांशन हम लोग आए दिन देखते हैं कि जनरली जंगल की कटाई डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर लैंड्स को हम लोग जनरेट कर रहे हैं. सो द एग्रीकल्चर एक्सपांशन इट इज़ अनदर पार्ट which distract the biodiversity. Along with that, the spreading urbanization and the establishment of the industry. The same thing which we already discussed in that the urbanization ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, industries बढ़ रही है, so it creates the lots of poisonous gases and it definitely it distract our ecosystem as well as the biodiversity. The constructions of the hydroelectric power projects, that hydroelectric power projects the generated by we people, it also uh, actually it also uh, responsible for the combustion of the fossil fuel and it definitely the over exploitations of the resources. Then the climatic changes like the depletion of ozone, global warming, increase the concentration of the carbon dioxide. The same thing we already discussed. Due to the deforestation of the combustion of the fossil fuel, it generate the CO2 in the more amount. Along with that, due to the industry, it also liberate the carbon dioxide in more amount. The carbon dioxide it is nothing but the greenhouse gas. So what the role of greenhouse gas? The greenhouse gas it keep or hold the temperature for a long time, and because of that the more is the quantity of the CO2, more is the heat absorbed, more is the heat absorbed, there will be the increase in the temperature, and that is nothing but the global warming. The only thing uh, that responsible for the increase in the temperature for the global warming, it is nothing but the CO2. Along with the CO2, H2O, then H2O, CH4 and the CFC, all these are again the greenhouse gases. Mining activity and the quarrying, same definitely mining activity काफ़ी ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हम लोग आए दिन फेस कर रहे हैं. कि हमें भी पता है कि काफ़ी सारा हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट कोल वगैरह ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हम लोग इनको सभी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. इन चीज़ों को अगर हम लोगों ने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो इट मे क्रिएट द लॉट्स ऑफ ट्रबल फॉर वी पीपल. इसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जा सकती है जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते. इतना ये हमारे लिए घातक रहेगा क्योंकि सभी इस चेन में एक दूसरे के साथ लिंक है और जो चेन जहाँ से टूट जाती है वहाँ पर से आगे की प्रोसेस रुक जाती है, तो डेफिनेटली वो पूरा प्रोसेस ही धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है. इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा अगर लॉसेस आ जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेटिक चेंजेस. अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग अगर बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको कहा था कि CO2 गैस जो है, ये CO2 गैस जो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्पेशली जो थर्मल पावर्स है ये हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, बाकी देशों में भी है. और काफ़ी ज़्यादा कोल का कंबशन भी होता है, इसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है. और CO2 की कैपेसिटी है कि नेचर से आने वाला सनलाइट से आने वाला जितना भी टेम्परेचर है उसे ये एब्जॉर्ब करके रखता है और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसको रिलीज नहीं करता जल्दी. तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा CO2 रहेगा उतना ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा. जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा ऑटोमेटिकली ये क्लाइमेट को चेंज करेगा. और क्लाइमेट को अगर ये चेंज करता है तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ ट्रबल. क्योंकि हम लोग कभी देखते हैं कि जब भी धूप रहती है यानी स्पेशली समर रहता है तो समर में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बारिश आ जाती है जैसे इस बार आई थी. कभी कभी हम लोग इस बार जैसे देख रहे थे यार, पिछले साल भी हम लोग देखे थे कि हमारी बारिश काफ़ी महीनों तक चलती है. इवन विंटर भी लग जाता है तो हमारा एक्चुअली जो रेनी सीज़न है वो जल्दी जाता नहीं है. और कुछ कुछ जगह पर तो बारिश ही नहीं आती, कुछ कुछ जगह पर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेचुरल वहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. तो सेम थिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेटिक चेंज. उसके बाद आता है इंक्रीज पोल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड द लॉस ऑफ फर्टिलिटी. सेकेंड, डिकम्पोजिशन रेट एंड द माइक्रोब्स इज अल्टर्ड एंड द न्यूट्रिशन रिसाइकल इज अल्टर्ड. तो सबसे पहला पार्ट कि जब भी ये चीज़ें क्रिएट होती है तो जितना भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उसमें हमारे पोल्यूशन. सो इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
the soil erosion and the loss of fertility, decomposition rate by the microbes is altered and the nutrition cycle is altered. The same thing, जब भी ये बायोडाइवर्सिटी में हमारी तरफ से चेंज होगा तो सबसे पहला पार्ट कि इसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद सॉइल इरोजन एंड द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, तो डेफिनेटली सॉइल का इरोजन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। और सॉइल इरोजन के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, वो उपजाऊपन जो रहता है वो भी पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, जिसमें कोई भी प्लांट आराम से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। डिकम्पोजिशन रेट बाय द माइक्रोब्स इज अल्टर्ड, यानी एक्चुअली किसी भी प्लांट को, जब भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब भी वो प्रोसेस रहती है नेचुरल की, तो सबसे आखिरी का प्रोसेस रहता है हमारा डिकम्पोजिशन का। तो जब भी ये डिकम्पोजिशन होगा तो ये माइक्रोब्स की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर डाइवर्सिटी में अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो इसमें ये प्रोसेस अल्टर्ड हो जाएगी, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑल्सो अल्टर, यानी धीरे धीरे ये प्रोसेस को करेगा, ना ही कि वो जो रेगुलर प्रोसेस में करता है वैसा करेगा। reduce the gene pool affect speciation, food chain is altered and alternation in hydrological cycle। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि ये जो जीन पूल रहता है अफेक्शन स्पेसिफिकेशन, यानी जो भी जनरेशन होगा, जो भी जीन्स फॉर्मेशन होगा, वो धीरे धीरे अफेक्ट होते जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें उनको न्यूट्रिशंस के लिए चाहिए अगर वो नहीं मिलती है तो डेफिनेटली उसके पूरे एनाटॉमी पे चेंज आएगा। फूड चेन, फूड चेन का मतलब ये रहता है कि जब भी एक्चुअली आपको पता होगा कि ठंडी जब होती है तब कुछ फल आते हैं, जैसे बेर आते हैं, पेरू आते हैं या स्ट्रॉबेरी आती है। जब गर्मी होती है तब हमको पता है कि वाटरमेलन आता है, मैंगो आता है, बराबर है। और जब बारिश आती है तब कुछ सीजनल फ्रूट्स रहते हैं। तो क्या होगा कि ये ऑल दिस फ्रूट्स आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे एक्चुअली हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट में चेंज होगा, क्लाइमेट में अगर चेंज हो जाता है तो फूड चेंज भी हमारी पूरी तरह से अल्टर्ड हो जाएगी। क्योंकि एक एनिमल अगर कोई एक फूड खाता है और वो अगर वो फूड जनरेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या हमारी बायोडाइवर्सिटी में हम लोग काफ़ी लॉसेस कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, उसको दूसरे फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो बारिश होती है आपको पता है, बारिश का धूप होने के बाद समुद्र का पानी जो इवापोरेट होता है बाद में वो कंडेंस होकर जब नीचे आता है तब रेनी सीजन होता है। लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक्चुअली उसकी वजह से वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और हमारा जो मैंने कहा था बारिश ये कंटिन्यू काफ़ी महीनों तक रहती है, ये हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, तो सबसे पहला पार्ट इसके लिए हमको करना क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द हैबिटेट एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हैबिटेट इन द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी फॉर द डिजायर स्पेसिस टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस वेल। तो सबसे पहले जो भी हमारा हैबिटेट है उस हैबिटेट को हमको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है, और स्पेशली ये जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो उसके प्रोडक्टिविटी के लिए करना है। जो भी डिजायर्ड स्पेसिस है वो वहाँ पर ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पेशली क्या होता था, यानी होता भी है अभी भी, कि कुछ जो बीचेस रहते हैं, जैसे कोकन के हम लोग बीचेस की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेशल बीचेस है, कुछ एरिया है जहाँ पर कछुए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी प्रोडक्टिविटी ब्रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो भी एक्चुअली लोग रहते हैं वो वहाँ पर उनके अंडों को पूरी तरह से लेके जाते हैं, या कछुए के जब बच्चे होते हैं तो उनको चुरा लेते हैं। अब जो उनको चुरा लेते हैं तो क्या होगा, वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो क्या कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बीच को पूरी तरह से लॉक कर दिया। तो लॉक करने की वजह से अब क्या हो गया कि हमने उस जो हैबिटेट है उसको इम्प्रूव कर लिया काफ़ी अच्छी तरीके से, कि जहाँ पर वो कछुए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए, अपने एग्स को ले करेंगे, और वहाँ पर उसके के बाद वो जो भी बच्चे निकलेंगे उनका प्रोडक्शन भी प्रॉपर होगा, ग्रोथ भी प्रॉपर होंगी, और वो आगे में भी फिर से रिप्रोड्यूस फिर से करेंगे। ये सबसे पहला पार्ट हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जो कन्वर्जेशन हमारे कंजर्वेशन के जो मेजर्स है, सबसे पहले प्रिकॉशन। सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो प्रिवेंशन द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट फायर। डेफिनेटली जो फॉरेस्ट फायर होता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को करके जाता है। आपने भी देखा था ऑस्ट्रेलिया में अभी शुरुआत में अप्रैल या मई या जून में काफ़ी टेरिफिक नुकसान हुआ था। हजारों किलोमीटर के जंगल पूरी तरह से जल के राख हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, यानी करीबन 75 लाख से ज़्यादा भी एनिमल की डेथ वहाँ पर हुई थी। प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट फायर, burning of the grassland has to be controlled. By controlling the forest fire, protection can be given to the wildlife. Same part, कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जो फॉरेस्ट फायर है इसे तो कंट्रोल करना है,
जो बर्निंग ऑफ ग्रास लैंड रहती है, जो ग्रास जो जलता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या करती है, नालियाँ खोदी जाती है, जिसकी वजह से एक जगह की आग दूसरी जगह ना चली जाए। और सेकेंड, बाय कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन कैन बी गिवन टू द वाइल्ड लाइफ। डेफिनेटली अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये पूरी प्रोटेक्टेड आ चुकी है, तो इनका प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जाता है। एक्सेसिव कटिंग शुड बी एलिमिनेटेड एंड ओनली मैच्योर ट्री शुड बी हार्वेस्टेड एंड द न्यू सीडलिंग शुड बी रिप्लेस द हार्वेस्टेड ट्री। हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि अभी जैसे रोड बनते हैं या कोई और भी डैम बनता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा जंगल रहता है, कभी कभी तो वो पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। तो जब उसे तोड़ दिया जाता है तब क्या दिक्कतें आती है कि जब तोड़ने वाला हम लोगों को कोई चीज़ अगर तोड़नी है या टिम्बर के लिए तोड़ना है, तो सबसे पहला जो मैच्योर ट्री है जिसकी लाइफ हो चुकी है वो पूरी तरह से तैयार है, उसको आप तोड़ो। और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि उसे नए प्लांट के साथ रिप्लेस कर दो, उसके बाजू में नया प्लांट हार्वेस्ट कर दो, प्लांट कर दो, ताकि ये भी उतना ही प्रॉपरली ग्रोथ हो सके और इकोलॉजी हमारी जो है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया फॉर और द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विच डिक्रीज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बोथ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी शुड बी मिनिमाइज। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी जो हम लोगों ने देखा था कि जो ओवर ग्रेजिंग है या डिफॉरेस्टेशन है, उसकी वजह से जो एरिया है उसमें फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, वो एक पार्ट दो पार्ट में या तीन पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ का फ्रेगमेंटेशन है या फॉरेस्ट एरिया का हैबिटेट का जो एक्चुअली एरिया है, ये थोड़ा सा हम लोग कम कर सके जितना ज़्यादा हो सके, जेनेटिकली और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये जितना कम हो सके उतना अच्छा है, यानी जितना जंगल हमारा कंटिन्यू रहेगा जितना अच्छा रहेगा उतना। वाइज मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द डिसीज दैट अटैक द ट्रीज। हाँ, हमको कुछ ये चीज़ें भी देखना है, जैसे बोर रहता है, मॉन्थ रहता है, इसकी वजह से क्या होता है वो प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सेम पार्ट कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, कुछ मैनेजमेंट ऐसा प्रॉपरली कर सके कि जिसकी वजह से हमारा जितना भी डिस्ट्रैक्शंस होता है प्लांट का वो ना हो सके। कुछ हम लोगों को नेचुरली चीज़ों के बारे में इसके बारे में सोचना पड़ेगा, या तो कुछ स्पेसिफिक स्प्रेइंग हम लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से बाकी चीज़ों अफेक्ट ना हो, उसका हम लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। Measure to check the velocity of wind in the deserted area. Planting windbreak across the direction of the wind is helpful. Trees and the shrub may be planted in the several rows to check the blowing away of the fertile topsoil, which determines the vegetational growth. Yes. एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जो हम लोग देखते हैं रेगिस्तान वगैरह में, आज आपको सामने में कोई पहाड़ नजर आता है तो कल में वो गायब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी हवा चलती है वो हवा की वजह से वहाँ की रेत उड़ जाती है, और एक रेत उड़ जाने की वजह से एक जगह की रेत दूसरी जगह चली आती है। तो सेम पार्ट, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उनका एक जनरली जो मेजर्स है ये ऐसा है कि एयर के जो फ्लो रहता है उसके अक्रॉस में हमको प्लांटिंग करना है, और ये प्लांटिंग हम लोग काफ़ी ज़्यादा रोज में करेंगे। तो क्या होता है, जितनी भी एयर आएंगी ये एयर पूरी तरह से वो प्लांट्स की वजह से वो उसका ब्रेकिंग हो जाएगा। ब्रेकिंग हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो एयर की टॉप लेयर रहती है सॉइल की फर्टाइल, वो अवे नहीं जाएगी, और वेजिटेशनल ग्रोथ वहाँ पर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम लोग जो प्लांटिंग करें वो प्लांटेशन हमारा अक्रॉस परपेंडिकुलर टू द एयर चाहिए, ताकि एयर का वहाँ पर ब्रेकिंग हो सके। One should not smoke in the wood. Camps fire and the trash fire should be carefully tended and the thoroughly extinguished. हाँ, डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक हमारा एक पार्ट रहता है कैंप फायर वगैरह वाला, ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो ये जब भी कुछ करते हैं तो सेकंड पार्ट स्मोकिंग का कोई भी कंसेप्ट वुड में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि इसी से एक्चुअली जो हमारी लैंड रहती है इसमें एक्चुअली फॉरेस्ट फायर आ जाता है। अगर हम लोग कैंप फायर भी अरेंज करते हैं तो ये काफ़ी केयरफुली हम लोगों को अरेंज करना है, और जो भी हम लोग जब भी करते हैं तो उसको थरोली एक्सटिंग्विश करना है, यानी अगर कोई चीज़ बढ़ती भी है तो उतनी कैपेसिटी हमारी रहे कि हम लोग इमीडिएट उस फायर को कंट्रोल कर सके। सेकेंड, grasses should be Cynodon dactylon are utilized for the erosion resistance plant. The conservation of many such types of the grasses helps in improving the soil fertility in the region or the luxuriant growth of the plant. तो एक्चुअली कुछ ग्रासेस रहती है जैसे सैनोडॉन डिक्टेलियन, एक्चुअली इसकी खासियत क्या रहती है कि ये ग्रास ज़मीन के ऊपर इतनी पकड़ पकड़ के रखता है कि कितनी भी बारिश आ जाए इसकी मिट्टी ये बहने नहीं देता। ये इसका सबसे बेस्ट है यूटिलाइजेशन कि अगर हम लोग उसे सभी जगह सेम पार्ट
ये जो डिफॉरेस्टेशन in graded forest and agriculture wasteland with the suitable strain of the tree species which are variable, genetically superior and the disease resistance. तो जो भी एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन में जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुकी है, एग्रीकल्चर वेस्टलैंड्स जो भी अच्छी है, उसको हम लोग ट्री स्पेसीज के साथ पूरी तरह से सुटेबल करके रख दें। और जो भी हम लोग प्लांट यहाँ पर प्लांट करेंगे वो जेनेटिकली काफ़ी हमारे स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस रहनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीज जल्दी ना आ सके। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द इलिसिट फिलिंग एंड द ओवर ग्रेजिंग। सबसे पहला पार्ट वही हम लोगों ने कहा था कि जो भी उसके बारे में जो भी थोड़ी कुछ बुरी भावनाएं हैं उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई इसके बारे में ओवर ग्रेजिंग वगैरह का जो एक मेन मेजर पार्ट रहता है वो भी अगर होता है तो वो ओवर ग्रेजिंग भी हमको पूरी तरह से एक्चुअली प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द germplasm bank of the wild species for the future genetic improvement and the breeding program। germplasm bank यानी क्या कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा आ जाता है, जैसे हम लोग काफ़ी कभार देखते हैं कि एक एनिमल के ऊपर आने वाला स्वाइन फ्लू वगैरह ये जो भी कुछ प्रॉब्लमेटिक डिसीज़ है, उसके लिए हम लोगों को एक जर्म्स प्लाज्मा बैंक हम लोगों को रखना है, जिसकी वजह से जो भी उसका जेनेटिकनेस है उसको हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सके, जिसमें किसी भी प्रकार का डिसीज जल्दी अटैक ना कर पाए। उसके बाद है द मेंटेनेंस एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म ऑफ विजिटेटिवली propagated species is often a difficult task. Hence, to conserve this, the gene pool development of the tissue culture technique should be greatly emphasized. टिश्यू कल्चर आपको पता होगा कि स्पेसिफिक जो अच्छे स्पेसीज रहते हैं उनके टिश्यूज़ को कलेक्ट किया जाता है और वो टिश्यूज़ फिर हम लोग दूसरे प्लांट में इम्पार्ट एनिमल्स में इम्पार्ट कर देते हैं ताकि ग्रोथ भी उनकी जैसे हो उसी प्रकार से हो सकती है। क्योंकि जर्म प्लाज्म ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पेसीज ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतना अभी आसान नहीं होता, तो उसकी वजह से एक जो दिक्कत आती है टीक, जैसे टीक वुड के हम लोग प्लांट कहते हैं, तो क्या होता है कि इसमें टीक वुड में जो टिश्यू कल्चर रहता है, टीक हमको कैसा चाहिए जो एकदम सीधा बढ़े, जिसका हम लोगों को टिम्बर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। तो सभी प्लांट में ये दिक्कतें आती है, कोई आड़ा टेढ़ा बढ़ जाता है तो उसकी जो कॉस्ट रहती है बाकी उससे मिलने वाला जो टिम्बर है वो वेस्टेज में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो वो क्या करते हैं टिश्यू कल्चर जो उसमें वो एक स्पेसिफिक स्पेसिस को हम लोग इम्पार्ट करते थे, जिसकी वजह से जो प्लांट रहता है वो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें हो जाती है, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। तो टिश्यू कल्चर यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है जर्म प्लाज्म बैंक से। उसके बाद आता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेरिडिटी ऑफ द ट्रीज एंड द प्रॉपर एडोप्टेशन ऑफ द ब्रीडिंग टेक्निक। यानी हम जो भी हेरिडिटीज प्रॉब्लम्स आती है कुछ कुछ प्लांट्स में, यानी जो स्पेसिफिक सीजन आ गया तो उसमें काफ़ी सारी रोग वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी सारी बैक्टीरिया या बाकी इनका इम्पैक्ट हो जाता है, उसको हम लोगों को इम्प्रूव करना है। और प्रॉपर एडोप्शन ऑफ द ब्रीडिंग टेक्निक्स, और जो भी ब्रीडिंग का रहता है एनिमल्स वगैरह का प्लांट्स का, तो जो सीड्स तैयार करते हैं उसके भी हम लोगों को एक प्रॉपर टेक्निक इसमें अडॉप्ट अगर हम लोग करते हैं तो आने वाली जीन्स काफ़ी इम्प्रूव हमारे लिए मिल सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्टर्स हैं उनका जो हमारा मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमको क्या इंश्योर करना है, विच विल इंश्योर द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी एंड द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी शुड बी प्रैक्टिस। जो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी है यानी वहाँ पर रहने वाली जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी हैबिटेट है, उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। और वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी इतनी प्रॉपर वहाँ पर हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है कि किसी भी प्रकार का हैबिटेट वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि इकोलॉजी हमारी प्रॉपर रहे और सेम वैसी उसी वजह से हैबिटेट भी हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। 15 part, if the principles and the procedures of the social forestry are followed, the stress of the exploitation and the renewable forest resources कैन बी मिनिमाइज। डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा इनका एक्चुअली एक प्रैक्टिस का पार्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल्स है, जो भी प्रोसेस है सोशल फॉरेस्ट्री की, अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है अगर सोशल फॉरेस्ट्री को हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या है कि जो पेड़ यानी खत्म हो चुका है, जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, जो सूखा हुआ पेड़ है उसको ही हम लोग काट के अगर अलग ले जाते हैं, बाकी जो प्लांट हमारा ग्रोथ ग्रोथ में लाइव है उसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे कुछ इसकी सोशल फॉरेस्ट के प्रोसीजर्स है, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे किसी भी हैबिटेट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
16 नंबर में हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ द इंडेंजर्ड एंड द एंडेमिक स्पेसीज ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट विच आर द गार्डियंस ऑफ द डाइवर्सिटी शुड बी गिव द प्राइम इम्पोर्टेंस। यस, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड यानी क्या कि जो खत्म हुए जैसे ही है, खत्म होने के एकदम कगार पर है, लुप्त होने के एकदम कगार पर है। और पेंडेमिक स्पीसीज यानी जो अभी होने वाली है, सेकंड रोज की ये जो है, लेकिन इसकी तरफ काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो वो एक सेकंड पार्ट हमारा इसमें अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो उसको उसका गार्डियन जो रहेगा, उसको हम लोग प्रोटेक्शन जो रहेगा डाइवर्सिटी में, ये हमारी तरफ से प्राइम इम्पोर्टेंस हमारी तरफ से जाना चाहिए। Along with that, the proper utilization and the management of the non-wood based resources and the establishment of the energy plantation. Yes, जो भी मैनेजमेंट है वो नॉन वुड बेस्ड रिसोर्सेज जो भी है, जिसकी वजह से हम लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं क्रीपर्स वगैरह, ये नॉन वुड बेस्ड रिसोर्सेज है, तो उसकी जगह हम लोगों को एनर्जी प्लांटेशन का एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों को प्रॉपर चाहिए, जिसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर रहे, मैक्सिमम रहे और हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इफेक्टिव एंड द साइंटिफिक मेथड टू मिनिमाइज द पोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर to ensure the high productivity of the biomass in the region. Prevention of water pollution will protect the aquatic life definitely. यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, साइंटिफिकली मेथड से उसको करना है, जिसमें हमारा वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये जितना हमारा हम लोग कंट्रोल कर सके, इसके लिए जो भी इफेक्टिव मेजर्स हम लोगों को लेना है, साइंटिफिकली प्रोसेस से हम लोगों को जो इसमें लेना है, ये हम लोगों को मिनिमाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बायोमास ये जिसकी प्रोडक्टिविटी, ये हम लोग इतनी ज़्यादा हम लोगों को करनी है कि जिसकी वजह से ये पूरा रीजन हमारा प्रॉपर है। उसके साथ वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल इस वजह से भी करना पड़ता है क्योंकि हम तो उसके ऊपर डिपेंड रहते ही है, लेकिन एक्वेटिक जो लाइफ रहती है, मरीन लाइफ जो रहती है, वो पूरी वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वाटर पोल्यूटेड रहा तो डेफिनेटली इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। इम्प्रॉपर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटी शुड बी स्टॉप, यानी जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब भी माइनिंग होता है तो इम्प्रॉपर वे से होता है, बाद में उसको सेटल नहीं किया जाता है। तो वो सेटलिंग के लिए वो हम लोगों को वो इम्प्रॉपर वे जो जितने भी उनको स्टॉप करना है और डिग्रेडेशन उसका पूरी तरह से रोक देना है। Sensible and the wise use of the forest products and the public awareness about the importance of the forest wealth to mankind and ecosystem can be promote the conservation. Yes, जितना भी हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलता है, फ्रूट के फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में, टिम्बर के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, या और भी कुछ किसी भी फॉर्म में मिलता है, उसका सेंसिबल और वाइज यूज़ करना हम लोग सीखे, उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस भी हमारी तरफ से मिले, और जितना भी उसका इम्पोर्टेंस है उसका फॉरेस्ट वेल्थ और मैनकाइंड के लिए एंड इकोसिस्टम के लिए वो प्रमोट हो जाए, जिसकी वजह से कंजर्वेशन हमारा प्रॉपर रहे। इन द कंट्रोल ऑफ सॉइल करोजन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेजिटेटिव कवर विल बी प्रोवाइड द फ्रूट और ब्राउज फॉर द वाइल्ड एनिमल। सॉइल इरोजन हमारा जो होने वाला है उसको हम लोगों को काफ़ी तरीके से हम लोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा ही अगर रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से लॉस हो जाएगी। और जो वेजिटेटिव कवर्स उसके ऊपर जो रहेगा, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्रास हम लोग उसके ऊपर एक कवर कर सके, तो एक्स्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेजिटेटिव कवर विल प्रोवाइड द फ्रूट्स और द ब्राउज फॉर द वाइल्ड एनिमल, जिसकी वजह से एक हम लोगों को जो खाना चाहिए, यानी फ्रूट के ऊपर जो ग्रास वगैरह रहे, उसकी वजह से उनको फ्रूट भी आराम से मिल सके और उनका पूरी तरह से पालन हो सके।